हाय, दिस इज डॉक्टर प्रकृति वर्मा फ्रॉम वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। आज हम ये इस बारे में चर्चा करेंगे कि आईवीएफ के पहले की तैयारी कैसे करें। यानी आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको डॉक्टर से क्या क्या जानकारियां लेनी चाहिए। तो जब सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम महिला की स्थिति के बारे में जानें कि वो किस तरीके से हमको उनके लिए आगे ट्रीटमेंट प्लान करना है। दूसरा है महिला और पुरुष दोनों की स्थिति को हम ऑप्टिमाइज करें ताकि उनके रिजल्ट अच्छे हों, क्योंकि हमारे लिए अंडा, शुक्राणु और भ्रूण तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जब आईवीएफ की प्रोसेस या प्रिपरेशन अच्छी होगी तभी आपका भ्रूण अच्छा बनेगा और तभी रिजल्ट अच्छा होगा। इसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है काउंसलिंग जिसमें हम मरीज़ के साथ ये बताते हैं कि आईवीएफ की प्रोसेस कैसे होगी, उसमें आपका कैसे कैसे हम एग निकालेंगे, कैसे स्पर्म लेंगे, कैसे उसका एम्ब्रियो बनाएंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। आईवीएफ का कितना अमाउंट कॉस्ट आता है, आईवीएफ के प्रोसेस में आपको कितने बार हॉस्पिटल आना पड़ता है और इसमें किसी तरीके के एडमिशन या भर्ती होने की आवश्यकता तो नहीं होती है। ये सारी चीज़ें काउंसलिंग में डिस्कस की जाती हैं। काउंसलिंग के बाद हमारा जो दूसरी चीज़ है वो है प्री आईवीएफ टेस्ट, यानी हमको किसी भी पेशेंट के हस्बैंड वाइफ से क्या टेस्ट कराने होते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है महिला की सोनोग्राफी, जिसको कि इंटरनली किया जाता है और ये महिला के पीरियड के दूसरे तीसरे दिन पर की जाती है, जिसको हम बेसलाइन स्कैन कहते हैं। इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी बच्चेदानी, उसके आसपास की जो ओवरीज और उसके पास के जो ट्यूब्स हैं, इन दोनों को तीनों चीज़ों को चेक करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चेदानी में किस तरीके की सूजन या फाइब्रॉइड या एडिनोमायोसिस या कोई तरीके का एडेशन तो नहीं है, या फिर बच्चेदानी में किसी तरीके का इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा उसमें अगर ट्यूब्स हम दोनों तरफ की चेक करते हैं, दोनों तरफ की ओवरीज चेक करते हैं। ओवरीज में हम ये देखते हैं कि किसी तरीके का कोई सिस्ट तो नहीं है, जैसे चॉकलेट सिस्ट है, नॉर्मल ओवेरियन सिस्ट है, वो तो नहीं है। प्लस साथ में उनके फॉलिकल्स कितने हैं, जिसको हम एंट्रल फॉलिकुलर काउंट कहते हैं, यानी उनके फॉलिकल्स से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि उनके कितने अंडे बन पाएंगे और उनके कितने नंबर ऑफ एम्ब्रियोज बन पाएंगे। ये चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम तीसरी चीज़ होती है ट्यूब्स में भी कई बार ऐसा होता है कि सूजन मिलती है, जिसको हम हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं। अगर किसी भी के भी ट्यूब्स में सूजन है तो उसको हमको पहले लेप्रोस्कोपी या दूरबीन जांच के द्वारा ट्यूब्स को डिस्कनेक्ट या हटाना पड़ता है, जिससे कि गंदा जो इन्फेक्शन वाला पानी है वो बच्चेदानी के अंदर ना आए और उससे बच्चेदानी में जो हम भ्रूण डालेंगे उस पर कोई असर ना हो। इसके बाद हमारे कुछ ब्लड टेस्ट आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सीबीसी, जिसमें हम हीमोग्लोबिन जांच करते हैं, यानी कि महिला में कोई तरीके का एनीमिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, सिकलिंग का इशू तो नहीं है। इसके बाद हम जो टेस्ट करते हैं जिसमें थायराइड हार्मोन आता है, टीएसएच लेवल को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि क्योंकि ये भी एक रिप्रोडक्टिव एक्सेस का हार्मोन है और इसमें अगर कोई भी थायराइड हार्मोन बढ़ा रहता है तो फिर बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी उनके अबॉर्शन होने के चांसेस महिला के ज़्यादा रहते हैं। तीसरा टेस्ट होता है जिसमें सीरम प्रोलैक्टिन होता है, जो कि ये जो हार्मोन है ये भी हमारा रिप्रोडक्टिव हार्मोन है और ये ओव्यूलेशन वगैरह से रिलेटेड रहता है, तो इस हार्मोन का टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर इन किसी भी हार्मोन में हमको अनियमितता मिलती है तो हमको उसके मेडिसिन देना पड़ती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हार्मोन होता है वो होता है एंटीमुलेरियन हार्मोन या एएमएच, जिसमें कि हमको ये पता चलता है कि अंडे की क्वालिटी कैसी होगी। ये एक ऑप्शनल टेस्ट है लेकिन करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं कि हमको किस तरीके का प्रोटोकॉल यूज़ करना है, हमको कितने नंबर ऑफ एग्स मिलेंगे, कितने नंबर ऑफ एम्ब्रियोज बन पाएंगे, और इससे हम महिला को ये सारा डिटेल बता सकते हैं। इसके बाद महिला में जो नेक्स्ट टेस्ट होते हैं वो वायरल मार्कर्स टेस्ट होते हैं, जिसमें HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस C आते हैं, क्योंकि ये जो वायरल इन्फेक्शंस हैं ये मदर से बेबी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं और उससे बच्चों में भी इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है और उससे आगे चल के बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे टेस्ट रूटीनली कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जांच आती है पुरुषों की। पुरुषों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीमेन एनालिसिस या वीर्य की जांच, जिससे कि हम ये पता लगाते हैं कि उनमें शुक्राणु की संख्या कितनी है, शुक्राणुओं की स्पीड या मोटिलिटी कितनी है, उनके अंदर कोई तरीके का इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर उनके अंदर पसल्स वगैरह तो नहीं है ना, वो सारी चीज़ें इसमें पता चलती हैं। इसके अलावा उनके भी कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें कि ब्लड ग्रुप होता है, वायरल मार्कर्स टेस्ट होते हैं, जिसमें कि HIV, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C आते हैं, जिसमें इन तीनों टेस्टों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, तो ये आपके मदर से फादर से बच्चों में भी ट्रांसमिट हो सकते हैं और इससे बच्चों में भी प्रॉब्लम हो सकती है।
इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं, यानी कोई भी महिला जब आईवीएफ प्रोसेस के अंदर जाती है तो उसका जो लास्ट चीज़ होती है वो होती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डायरेक्टली करने से पहले हम ये देखते हैं कि बच्चेदानी कैसी है, उसका लेंथ कितना है, उसमें हमको कहाँ पर एम्ब्रियो स्थानांतरित करना है। तो इस चीज़ के लिए एक ट्रायल ट्रांसफ़र या मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे कि हमको ये आइडिया लग जाता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के समय हमको किसी तरीके की परेशानी ना हो। तो अगर आपके डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो उनसे आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। और अगर ये मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आपका पहले कभी आईवीएफ प्रोसेस हुआ है या पहले कभी आईयूआई हुआ है, उस केस में नहीं भी किया जाता, बट वो डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपका मॉक ट्रांसफ़र होना है या नहीं। तो इस तरीके की ये जो जानकारियाँ थी ये हमारे सब आईवीएफ के पहले की प्रोसेस है। इस सारी जानकारी के आगे हम बताएंगे कि आईवीएफ के दौरान और आईवीएफ के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इन सभी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।